स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। लेट मी वेलकम यू बैक टू द मंथली डिस्कशन ऑफ साइंस रिपोर्टर। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे हम लोग साइंस रिपोर्टर मंथली मैगजीन डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही जरूरी पब्लिकेशन है। इट इज पब्लिश्ड बाय CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो एक गवर्नमेंट सोर्स है। इट बिकम्स वेरी वाइटल फॉर अस टू कवर दिस, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छा फॉर्डर मिलेगा हमें फॉर UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस महीने का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है दैट इज साइंस रिपोर्टर फॉर अक्टूबर 2024। और मैं कहूंगा इस बार का डिस्कशन थोड़ा सा आसान होगा, यानी कि कंपैरेटिवली जो हमारे पुराने डिस्कशंस हुए साइंस रिपोर्टर के बारे में, शायद उतना लंबा डिस्कशन ना जाए। क्यों? क्योंकि जब भी साइंस रिपोर्टर पब्लिश होती है हर महीने की, तो उसका एक थीम होता है या फिर एक लीड आर्टिकल होता है। और इस बार का जो थीम था या फिर जो लीड था दैट वाज अबाउट साइंस रिपोर्टर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि इस मैगजीन को 60 साल हो चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हो साइंस रिपोर्टर, अ 6 डेकेड जर्नी इन साइंस कम्युनिकेशन फ्रॉम 1964 टू 2024। तो हम लोग इस लीड के ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने जो भी इंपॉर्टेंट एडिशंस थे, इंपॉर्टेंट साइंस रिपोर्ट की आर्टिकल्स थी, उनके ऊपर कवर किया गया। काफ़ी ओल्ड इंफॉर्मेशन होगी, आई वुड से नॉट रेलेवेंट फॉर अस, बट बहुत ही ज़रूरी आपको कंटेंट मिलेगा फ्रॉम SINT पर्सपेक्टिव। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महीने की साइंस रिपोर्टर की। बट उससे पहले ध्यान रखना है, सारे UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए हमारा जो नवंबर बैच है P2I का। P2I मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जहां पे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए तीनों राउंड की आपकी तैयारी हो जाती है। इसका नवंबर बैच एडमिशन क्लोज हो रहा है 15 नवंबर को। ऑल्दो क्लासेस कुछ ही दिनों पहले, जस्ट 3 और 4 डेज बैक 11th को स्टार्ट हुई है, बट अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। और ध्यान रखना है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रहा है 15 नवंबर तक। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो आपको पूरा का पूरा ये जो पैकेज कोर्स है इट विल कम एट 28,999 ओनली। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। पूरा फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा आपको। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, एवरीथिंग 1-to-1 मेंटरशिप, द होल शिबैंग कम्स एट दिस प्राइस। डू टेक बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है? एडमिट नाउ, आई सी यू इन द क्लास। राइट, चलिए चलते हैं इस बार के साइंस रिपोर्टर के अंदर। मैंने कहूंगा ये एक आर्टिकल था, लेकिन जो एडिटोरियल कमेंट था ना, मुझे लगा कि वो भी काफी जरूरी है। एडिटोरियल कमेंट था इस बार का इंडिया की बायो E3 पॉलिसी के ऊपर, फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे लगा कि वी हैव टू कवर दिस बायो E3 पॉलिसी एज वेल, ऑल्दो थोड़ी सी पुरानी है। आई थिंक इट वाज लॉन्च समवेयर इन सितंबर, एट द फैग एंड ऑफ अगस्त आई वुड से। तो ये जो बायो E3 पॉलिसी थी, इसको सितंबर 2024 यानी कि 31 अगस्त को लॉन्च हुई, तो सितंबर 2024 मैंने लिख दिया। तो यहां पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक नया प्रपोजल फॉर बायो E3। बायो E3 का मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी E3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जहां पे हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रहेगा। यानी कि स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिलेगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, नए प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही साथ, इस डिसीजन के साथ जो कैबिनेट है उन्होंने एक और डिसीजन लिया था। बायो E3 पॉलिसी के साथ उन्होंने 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स थी, 3 स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्कीम, इन तीनों को मिलाकर एक स्कीम बनाई थी। यानी कि देयर इज नाउ वन अम्ब्रेला स्कीम कॉल्ड एज विज्ञान धारा, जहां पे ये एक कन्वर्जेंस लाया गया है। ये बस आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव नोट करना है। अगर एक MCQ आ गया कि विज्ञान धारा स्कीम जो है किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, और इसको बनाया गया था बाय क्लबिंग 3 स्कीम्स, वन विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा था इनोवेशन से जुड़ा हुआ, और तीसरा था डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टर्म। तो इन तीनों स्कीम्स को मिलाकर एक बनाया गया। अब सवाल उठता है कि सर ये बायो E3 पॉलिसी जिसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट आया, ये है क्या? देखो, बायो E3 पॉलिसी की अगर आप बात करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 31, 2024 को इसको अप्रूव किया गया था बाय यूनियन कैबिनेट। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है कि ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो भी कंपनीज होंगी, जो भी स्टार्टअप्स होंगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगी, उन्हें
प्रमोट करेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जहां पे इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट वुड बी गिवन टू R&D ऑन थेमेटिक सेक्टर्स, यानी कि स्पेसिफिक थीम्स होंगी और उन थीम्स में काफी मदद मिलेगी अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग स्टार्टअप्स को। सर कौन सी थीम्स है? 6 थीम्स है। पहला थीम है बायो बेस्ड एंजाइम्स और केमिकल्स, यानी कि जो कंपनीज एंजाइम्स केमिकल्स बनाती हैं। फूड्स यानी कि स्मार्ट प्रोसेस फूड्स, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स। प्रिसिजन बायोथेराप्यूटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर CCS के ऊपर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर, एंड अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक स्पेस रिसर्च के ऊपर। तो इन 6 थीम्स में जो भी कंपनीज है, जो भी कंपनीज बनना चाहती है, जो भी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, फिर R&D हो रही है, वहां पे सरकार की तरफ से काफी मदद मिलेगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने में मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। रीजनरेटिव बायो इकोनॉमी मॉडल्स, यानी कि ग्रीन ग्रोथ, जहां पे हम लोग कह रहे हैं ना, वी टॉक अबाउट क्लीन एनर्जी। इंडिया हमेशा क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है। वी नो अबाउट दी पंचामृत प्रॉमिस दैट इंडिया गेव एट COP26, तो उसको भी काफी प्रमोट करता है। साथ ही साथ इंडिया में ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट, 3 जो ई है ना, मैंने आपको बताया 3 E's, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों के ऊपर भी फोकस है। तो 6 अलग अलग थेमेटिक एरियाज है। मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान रखें। एक सिंपल सा सवाल बन सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि बायो E3 पॉलिसी क्या है, किस तरह से ये इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बदलाव ला सकता है। इस चीज के ऊपर तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा बायो E3 पॉलिसी में फोकस भी रहेगा ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी सरकार काफी मदद करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बायो इंटेलिजेंस हब्स बनाएंगे, स्किलिंग करेंगी लोगों की इन बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी डोमेन्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, एंड द गवर्नमेंट विल बी एनेबलिंग नाउ, द गवर्नमेंट विल बी एनेबलिंग फैक्टर, जो कंपनीज की मदद करेंगे, पेटेंट पे मदद, पेटेंट टेक्नोलॉजी, फिर पेटेंटिंग में मदद मिलेगी। हर चीज में देयर विल बी लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो अगर ओवरऑल कहीं पूछे कि इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे सरकार की तरफ से, व्हाट इज द बेनिफिट हियर? गवर्नमेंट की जो क्लीन एनर्जी यानी कि नेट जीरो का प्रॉमिस है हमारा 2070 तक, तो नेट जीरो इनिशिएटिव अचीव करने में मदद करेगा। हम लोग बात करते हैं लाइफ, है ना, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जो हम लोग बात करते हैं उसको भी तो ये प्रमोट कर ही रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में भी तो इट इज गोइंग टू क्रिएट और इट इज गोइंग टू प्रमोट circular bioeconomy in our country. It will foster innovation, it will foster R&D, and again by giving more and more employment we are trying to become डेवलप्ड कंट्री। तो विकसित भारत का जो सपना है उसमें विकसित बायो इकोनॉमी या फिर विकसित बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हमारा फोकस है। दैट इज व्हाट बायो E3 पॉलिसी प्लान्स फॉर, और बायो E3 पॉलिसी एम्स टू अचीव, यही वो अचीव करना चाहते हैं। ध्यान रखना है, अगेन नॉट एन आर्टिकल पर से, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा जो एडिटोरियल कमेंट था उसको हमें कवर करने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बायो E3 पॉलिसी। जो पहला आइडिया या फिर आर्टिकल है वो है एस्ट्रोसैट के डेटा के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है एस्ट्रोसैट एक्सपोजेस द मिस्ट्री ऑफ वैम्पायर स्टार रिजुविनेशन। काफी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, स्पेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, सबसे पहले तो एस्ट्रोसैट के बारे में। देखिए एस्ट्रोसैट के बारे में पहले भी एक सवाल आ चुका है, ऑल्दो काफी पुराना ये हमारा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया था, अभी भी एक्टिव है। ऑल्दो इसकी लाइफ बताई गई थी कि 5 साल होगी, लेकिन अभी भी वो हमें डेटा भेज रहा है। एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंटल एक प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने लॉन्च किया था 2015 में। इनफैक्ट 2015 या 16 में एक इस तरह का एक प्रीलिम्स का सवाल भी आया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच ईयर, आई हैव नॉट पुट CSP विच ईयर करके, बट यू डू फाइंड इट। एक सवाल आया था विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? दो स्टेटमेंट, अदर देन USA, रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री which will have a space observatory in space. Astrosat is 2000 kg satellite placed in orbit at 1650 km above the surface of Earth. तो इस तरह का स्टेटमेंट, आई डू रिमेंबर द आंसर, बोथ ऑफ देम वर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उस समय का करंट अफेयर्स था, बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर किस तरह से सवाल बनते हैं, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा तैयारी होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट एक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने उस टॉपिक को कवर भी नहीं किया है तब भी यू कैन टेक सम एजुकेटेड गेसेस, और ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे फॉर इंस्टेंस
2015 की बात है ना, 2015 में एस्ट्रोसैट हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो अगर आप सिंपल, अगर आपको डेटा पता भी नहीं ना, तो यू कैन एलिमिनेट स्टफ और यू कैन फाइंड आउट दोज कोर थिंग्स, जहां पे आप चीज़ों को डिसाइफर करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे 2000 केजी का सैटेलाइट बोल रहा है 1650 किलोमीटर अबव ऑर्बिट पे। तो एक तो 1650 आपको लग रहा है ना कि इट इज नॉट इवन, जैसे आई वोंट से कॉल इट अ प्रॉपर लो अर्थ ऑर्बिट, or it is not even a geo orbit, and the satellite itself is quite heavy, right, about 2000 kg. So this information shows that this is a wrong I would say statement. पहला तो अदर देन यूएसए एंड रशिया, इसको तो अगर आपको पता भी नहीं है तब भी यू वुड हैव डिसाइफर्ड इट दैट देर माइट बी सम अदर कंट्रीज, जैसे चाइना इज और वॉज इन रेकनिंग एट दैट टाइम। जापान ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपनी ऑब्जर्वेटरी वगैरह लॉन्च करने में लगी हुई थी। तो यू वुड हैव डिसाइफर्ड दैट दीज टू आर रॉन्ग। तो ये आपको समझाने के लिए थी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, नोट करने। तो एस्ट्रोसैट क्या है मैं समझा देता हूं। एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था। अब एस्ट्रोनॉमी मतलब वो ब्रह्मांड की स्टडी करेगा, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा गैदर करेगा। इसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हम लोगों ने डिवाइसेस भेजे हुए, अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर्स भेजे हुए। तो डिफरेंट वेवलेंस पे एक्सरे रेंज पे भी ये काम करेगा, यूवी रेंज पे काम करेगा, ऑप्टिकल रेंज पे भी काम करेगा ये। तो एस्ट्रोसैट ने 2015 में लिफ्ट ऑफ किया था। 2015 में हमारे पास PSLV वॉज वेरी प्रोमिनेंट। तो 1500 kg का ये हमारा स्पेसक्राफ्ट या फिर जो सैटेलाइट था एस्ट्रोसैट, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था 650 किलोमीटर हाइट पे। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही यूनिक फीचर एस्ट्रोसैट का ये था कि यहां पे मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यानी कि यूवी वेवलेंथ पे भी, अल्ट्रावायलेट पे भी, एक्सरे पे भी, ऑप्टिकल वेवलेंथ पे भी स्टडी हो सकती है। अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं यहाँ पे, इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं, जिससे कि हम लोग जो भी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होंगे, यानी कि ब्लैक होल फिनोमेना हो गया, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ड्वार्फ स्टार हो गए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नज़र रख सकते हैं, स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका मिनिमम लाइफ 5 साल बताया गया था, बट इवन नाउ इट्स एक्टिव। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एस्ट्रोसैट के डेटा को डिसाइफर करते हुए हमारे साइंटिस्ट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां के जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, जहां पे जो स्टार्स के क्लस्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर, अगर देखिए जनरली क्या होता है, इफ इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स देन इट शुड बी, और इट इज थॉट दैट ऑल द स्टार्स वुड बी ऑफ सिमिलर एज, है ना। ये तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग से भी आप कह सकते हो कि अगर स्टार की क्लस्टर है तो शायद मोटा मोटी सिमिलर एज के आपको स्टार्स मिलने चाहिए। लेकिन कुछ क्लस्टर्स में, यहाँ पे स्पेसिफिकली M7 स्टार क्लस्टर के अंदर देखा गया कि एक तरह के ब्लू स्टार्स थे, है ना, ब्लू स्टार थे जिनका एज रिलेटिवली कम था कंपेयर टू द नेबर्स। तो इन्हें नाम दिया गया वैम्पायर स्टार, ठीक है, इसको बोलते हैं वैम्पायर स्टार। अब ये वैम्पायर स्टार क्यों होता है, ध्यान रखना है। वैम्पायर्स क्या करते हैं, वैम्पायर जिसके दो दांत होते हैं ना, केनाइन, तो वैम्पायर का स्टोरी आपने सुनाई होगा, पढ़ाई होगा, वैम्पायर के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी आई हुई। तो वैम्पायर ऐसे यहाँ पे काटेगा और ब्लड सक करेगा ना, खून पिएगा। तो वैम्पायर स्टार का मतलब क्या हुआ, इट इज लाइक अ स्टार विच सक्स आउट समथिंग एल्स फ्रॉम सम अदर स्टार। इसीलिए कंपैरेटिवली उस स्टार की एज कम लगेगी, है ना, वो ऐसा लगेगा कि वो रिलेटिवली दूसरे स्टार से यंग है, क्योंकि ऐसा है कि इट इज ट्राइंग टू सक आउट द मैटर फ्रॉम अदर स्टार। दैट इज व्हाट इज डिसाइफर्ड। तो वैम्पायर स्टार को हम लोग कई बार ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स भी कहते हैं। वैम्पायर स्टार क्या करता है, इट स्टार्ट्स एज अ स्मॉलर स्टार। एक क्लस्टर में आपको लगता है कि अगर एक बाइनरी सिस्टम है, समझ लो 2 स्टार का सिस्टम है, तो उसमें लगता है कि ये छोटा स्टार है, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दूसरे स्टार से मैटर सक करेगा और दूसरा स्टार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्टार सर्वाइव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ ब्लू स्ट्रैगलर स्टार और अ वैम्पायर स्टार। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी रिसर्चर्स के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोसैट के डेटा से साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू आंसर इन दिस M67 cluster that we have found out blue straggler star, that is vampire star, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फिनोमेना क्या है, ये ऐसा लगता है कि छोटा स्टार है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे स्टार से वो मैटर सक करेगा। दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड अ वैम्पायर स्टार। ध्यान रखना है सर, इसके ऊपर किस तरह के सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन वी एंटिसिपेट। आई वुड से सम काइंड ऑफ MCQs can be expected. What is the meaning of vampire star, या फिर blue straggler star किसको कहते हैं करके 4 डेफिनेशन में से एक सेलेक्ट करने लायक इस तरह के सवाल
बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Next article, I wouldn't say it's a general knowledge article, and I thought let me put it, sanitary napkins and their effects. तो एक बहुत ही important article है about female health. You do know that female menstruation is a normal physiological process. It happens every 28 days. तो menstrual cycle जो चलता है वहाँ पे हर every 28 days में female's menstrual cycle, it is marked by blood flow. Right, it is marked by the shedding of the endometrial layer and the blood flow. अब इसके दौरान females use sanitary napkins, sanitary pads, right? तो उसके effects के बारे में बताएगा. Of course, sanitary pads have been a kind of a revolution, क्योंकि पहले अगर आप medieval times की बात करो तो कपड़ा इस्तेमाल करते थे, क्लॉथ, बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह के इशू होते थे. लेकिन आजकल सैनिटरी पैड्स भी, सैनिटरी नैपकिन्स भी इतने सारे आ चुके हैं ना, अलग अलग वेरिएंट्स आ चुके हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं ब्लड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ जेल, ड्राइनेस मेंटेन करने के लिए. तो ये जो आर्टिकल है ये आगाह करता है कि कुछ कुछ सैनिटरी पैड्स, कुछ कुछ सैनिटरी नैपकिन्स जो है उसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनसे प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए इट सिंपली टेल्स यू दैट देयर इज अ नीड ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट दी सैनिटरी नैपकिन्स. तो इसीलिए मैंने इसको पुट किया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए. स्पेशली यहाँ पे अल्ट्रा थिन सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में जो लिखा गया, दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा थिननेस ऑफ दी सैनिटरी पैड्स. लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं that might lead to skin allergies, reaction, rashes and other reproductive health problems. and ये आर्टिकल वही बताता है कि apart from the environmental issues तो होंगे क्योंकि जिस तरह से डिस्कार्ड किया गया है इसके ऊपर कई सारे इश्यूज भी आते हैं कि अगर ऐसे ही एनवायरनमेंट में डिस्कार्ड कर दिया तो दूसरे डिसीजेस एटसेट्रा स्प्रेड हो सकते हैं. बट जैसे किस तरह से उसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, how solid waste management is happening in India. You all know there is a problem of solid waste management in India. अगर बर्न कर दिया उससे भी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे ऐसे ही डंप भी कर दिया तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देयर माइट ऑल्सो बी प्रॉब्लम्स दैट टॉक्सिन्स एंटर इनटू फूड चेन और एंड इवन इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर organisms. और यहाँ पे यही बताया कि the vaginal tissues they are more permeable than other skin tissue and chemicals which are lined up with these sanitary napkins they might harm. So awareness and education about these is extremely important. अब ऐसा नहीं कि sanitary pads are completely harmful, but do note down what kind of chemicals etc are being used and then choose the product. That's the basic idea from this. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताते हैं कि यू कैन टॉक अबाउट देयर आर सम ऑल्टरनेटिव्स टू सैनिटरी पैड्स लाइक रीयूजेबल क्लोथिंग, राइट. दीज डेज दे आल्सो टॉक अबाउट द सैनिटरी अंडरगारमेंट्स एटसेट्रा, राइट. इसके अलावा pads made from natural materials like banana, jute fiber and other premium cotton etc. they can be alternative, but again cost factor, availability factor, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है. बट ये मुझे लगा कि थोड़ा सा जिस तरह का आर्टिकल था, it talks about the issues that may come up with sanitary napkins and high-end chemicals that are used with them. ठीक, नोट कर लेना इस चीज़ को. क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. Another idea in this particular science reporter was an infographic about mpox. आप जानते हो कि मंकी पॉक्स के ऊपर पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा फोकस आ चुके हैं. WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न भी बताया, तो इन्होंने एक इन्फोग्राफिक के थ्रू सारा का सारा डिटेल आपको दे दिया मंकी पॉक्स के बारे में. लेट मी जस्ट रीइटरेट टू यू. हम लोगों ने पहले भी मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कशन की है, फिर से मैं उसको रीइटरेट या फिर रिपीट कर देता हूँ. मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है, एक बीमारी है, ध्यान रखना है. इट प्राइमरीली स्प्रेड्स थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स. तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जूनोटिक डिसीज. ठीक है, जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या है कि एनिमल्स से ये ह्यूमंस में आता है. ठीक है, तो ट्रांसमिट होता है एनिमल्स से ह्यूमंस में. तो जो मंकी पॉक्स वायरस है, ध्यान रखना है किस तरह का वायरस है, डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है. मंकी पॉक्स एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है विच बिलोंग्स टू ऑर्थोपॉक्स वायरस फ्रॉम द पॉक्सविरिडे फैमिली. ओके, तो नोट करना इस चीज को. तो मंकी पॉक्स को जो नेम आया इनिशियली, मंकी पॉक्स वाज नेम्ड आफ्टर इट्स इनिशियल डिस्कवरी इन मंकीज इन डैनिश लैब इन 1950. तो पहले मंकीज में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए मंकी पॉक्स इसको नाम दिया गया. इन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो.
In the year 2022, the World Health Organization considered replacing monkeypox with mpox to avoid this racist and stigmatizing term. तो mpox हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, not monkeypox, in short mpox also, ध्यान रखना है। और WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, जनवरी 2022 से लेकर 2024 तक, अगस्त 2024 तक 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में मंकी पॉक्स के 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ये मंकी पॉक्स फीवर में होता क्या है, आप जानते हो कि एमपॉक्स फीवर में आपको फेस के ऊपर लीजन्स हो जाते हैं, स्किन लीजन्स तो हो ही जाते हैं, उसके अलावा हेडेक होगा, फीवर होगा, फीवर होगा, फैटिग होगा, बैक पेन, सोर थ्रोट, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो कैसे स्प्रेड होगा? मंकी पॉक्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर जिस एनिमल को है अगर आपको बाइट कर ले उससे भी हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स। अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स, नॉन वेजिटेरियन जो है, अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे भी हो सकता है। या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट जो होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, माउथ टू माउथ टच, फेस टू फेस, जो भी थ्रू रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस, इससे स्प्रेड हो सकता है, ध्यान रखना है। और ऑफकोर्स नीडल शेयरिंग एटसेट्रा से भी हो जाएगा। इफ अ प्रेग्नेंट वुमन गेट्स एमपॉक्स, द वायरस कैन समटाइम पास टू द बेबी एज वेल। इसको नोट कर लेना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। इट कैन पास टू द बेबी एज वेल। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह है क्या सर? देखो, डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस होता है पीसीआर टेस्ट से। पीसीआर मतलब हम लोगों को ये पता है कि जो वायरस है उसका जो डीएनए है वो हमको पता है ना। जैसे मैंने आपको बोला डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, तो वी नो दैट। तो हमारा सैंपल लेंगे, उसका पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके उसको सैंपल के साथ टेस्ट कर लेंगे। अब नोट करना है, कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम लोग ब्लड टेस्टिंग कर ले या फिर दूसरी टेस्टिंग कर ले उससे भी पता हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि ये वायरस बिलोंग करता है पॉक्सविरिडे फैमिली को। तो पॉक्सविरिडे फैमिली से बहुत सारे दूसरी बीमारी देने वाले वायरस आते हैं, जैसे कि आपके पास स्मॉल पॉक्स, ऑल्दो स्मॉल पॉक्स अभी है तो नहीं, बट फिर भी जैसे इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम पॉक्सविरिडे फैमिली। चिकन पॉक्स हो गया, दूसरे जो पॉक्स वायरस होते हैं तो उनके साथ कई बार कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए पीसीआर टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज एमपॉक्स। इसके अलावा ट्रीटमेंट के तौर पे क्या मिलेगा? देखिए, ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ एंटीवायरल्स अभी सजेस्ट किए गए हैं बाय WHO, लेकिन जैसे किसी भी वायरल बीमारी के साथ होता है कि आप अपना इम्यून सिस्टम हेल्दी कीजिएगा, इम्यून सिस्टम अगर बेटर रहेगा तो वी कैन फाइट दिस एज वेल। इसके अलावा सर क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? ध्यान रखना है, वैक्सीन कैन ऑल्सो हेल्प, वैक्सीन कैन ऑल्सो हेल्प। अब आप जानते हो कि जैसे स्मॉल पॉक्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया वैक्सीनेशन के थ्रू, स्मॉल पॉक्स हो गया आपका, दूसरे पॉक्स वायरसेस के लिए आपके पास वैक्सीन्स हैं। तो WHO ने एडवाइजरी जरूर दी हुई है कि करंटली जो भी WHO रेकमेंड करता है, जैसे कि MVA-BN, LC16 या फिर ACAM 2000 जो है, इस तरह के वैक्सीन्स लेंगे तो फायदा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं कहूँगा एक ऐसे प्रॉपर एमपॉक्स वैक्सीन के तौर पे कुछ आया है, लेकिन इन जनरल दीज वैक्सीन्स में बी हेल्पफुल। WHO की एडवाइजरी या फिर गाइडलाइंस ये बताती है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर? सो एवरीथिंग अबाउट एमपॉक्स। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट? जैसे सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एमपॉक्स के ऊपर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमपॉक्स। DNA वायरस, RNA वायरस किस तरह से स्प्रेड होता है, ट्रीटमेंट है कि नहीं, वैक्सीन है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है सभी UPSC सिविल सर्विसेज छात्रों के लिए जो 2025 का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप जानते हैं कि 2025 मई में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो उसकी तैयारी शुरू करनी है, डेडिकेटेडली प्रिपरेशन भी आपको करनी है। तो ध्यान रखना है नवंबर बैच जो हमारा सिप का है, अब ये ध्यान रखना है, ये जो सिप प्रोग्राम है दिस इज प्योरली प्रिलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम। सिप प्लस में आपके 200 घंटे से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। प्योरली हमारा डेडिकेशन होगा कि MCQ कैसे सॉल्व करना है, चीजों को रिवाइज कैसे करना है, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी, आपको क्विक रिविजन्स नोट्स मिलेंगे। तो एवरीथिंग एट वन प्लेस, जहां पे आप प्रीलिम्स रेडी रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी MCQ सॉल्यूशन की एबिलिटी बढ़ेगी, किस तरह से आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी थ्रू सिप प्लस प्रोग्राम। ध्यान रखना है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 नवंबर। इसी क्लासेस होंगी शाम में 5 बजे 5 PM पे। और अगेन प्रीलिम स्पेसिफिक, इफ यू यूज माई कोड राहुल लाइव यू विल गेट इट एट हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस 5999 में। कंप्लीट प्रीलिम्स 2025 के लिए यू विल बी रेडी। तो ठीक है,
इसको एनरोल करें। जो भी 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, यू कैन एनरोल फॉर इट एंड प्रिपेयर थरोली फॉर प्रीलिम्स 2025, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी आर्टिकल, पेस्टिसाइड्स पार एक्सलेंस, आरएनए इंटरफेरेंस टू टेक ऑन दी पेस्की एग्रीकल्चरल पेस्ट्स, है ना। तो यहां पे आई होप कि इस पर्टिकुलर टाइटल से आपको कुछ आइडिया आ गई होगी कि आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं, ये आर्टिकल बताता है, ठीक है। तो आप जानते हैं आरएनए इंटरफेरेंस पे भी एक सवाल आ गया था। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक a couple of years back this question did appear. RNA interference, it is used in developing gene silencing therapies. It can be used in developing therapies for the treatment of cancer. It can be used to develop hormone replacement therapies. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens. अब ये 4 तो होना ही चाहिए, आप जानते हो। तो इसका आंसर आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व पहले भी किया होगा। तो आई डोंट थिंक 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, आई वुड गो विथ 1, 2 एंड 4। नोट करना है फिर भी, आरएनए इंटरफेरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुने अगले 10 से 15 मिनट के लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। इसकी सारी निटिग्रिटीज के बारे में बताऊंगा, नॉट जस्ट द आर्टिकल बट अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सालों से आप जानते हो कि एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, उनका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत खतरा होता है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली हमारी हार्वेस्टिंग हुई थी इन माय विलेज, आई पुट इट ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे अभी वी हैव, जैसे सोयाबीन हार्वेस्टिंग तो हो गई, लेकिन हमारी अभी भी तुअर है, अरहर जो है ना है। तो अरहर के ऊपर मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया, छोटे छोटे से इस तरह के वो कीड़े बने हुए थे, ग्रीन कलर के। तो उसके लिए एक शेड्यूल होता है, जैसे जो भी सीड होता है उसका उस सीड के हिसाब से शेड्यूल होता है कि आप उस पर वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, पेस्टिसाइड स्प्रे करें हर 15 दिनों में, महीनों में, है ना। तो मल्टीपल शेड्यूल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैव टू बी स्प्रेड ऑन दी क्रॉप। अब एंशिएंट टाइम्स में हमें पता है, जब से प्रैक्टिस शुरू हुई तब से प्रॉब्लम है ही ना। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स की बात करें, पहले शायद उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे रेजिस्टेंट पेस्ट भी हो चुके हैं, रेजिस्टेंट इंसेक्ट भी हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि 1950s 1960s में एक केमिकल था डीडीटी, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी एक समय पे 1940, 50, 60 के दशकों में इस तरह का एक मैजिक केमिकल बन गया था कि जहां पे भी स्प्रेड कर दो सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे एटसेट्रा। लेकिन जैसे ही 1962 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो साइलेंट स्प्रिंग आया, रेचल कार्सन का 1962 की बुक साइलेंट स्प्रिंग, ये भी नोट करा है, 1962 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई, साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन। और ये एक तरह का, मैं कहूँगा, हिस्टोरिकल मोमेंट था। इस किताब ने एक रेवोल्यूशन लाया, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू की। क्यों? इससे पहले बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल किया करते थे। तो जब से रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग बुक आई, उसके बाद एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुई, और इवेंचुअली हम जानते हैं कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ऑल्सो स्पोक, इनफैक्ट शी वॉज ओनली सेकेंड लीडर टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशन फोरम दैट ईयर, है ना। तो तब से लेकर एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी मूवमेंट है। और हम जानते हैं कि डीडीटी तो बैन हो चुका है, लेकिन दूसरे बहुत सारे केमिकल्स हो गए, दूसरे केमिकल्स है जो इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं दैट डिस्पाइट कमिंग अप विद सो मेनी केमिकल्स, सो मेनी थिंग्स एटसेट्रा, वी स्टिल हैव दिस इशू, है ना। अब इशू क्यों है? क्योंकि अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हो तो हम कहते हैं कि वो इंसेक्ट या फिर वो पेस्ट जो है रेजिस्ट हो जाएगा। क्यों? जैसे अब मैंने हमारे अरहर के बारे में बताया, अरहर में होता क्या, जो शेड्यूल होता है ना, उस शेड्यूल में जितने भी आप स्प्रे करोगे ना, हर शेड्यूल में अलग अलग केमिकल स्प्रे करना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही केमिकल 3 से 4 बार स्प्रे करोगे तो जो कीड़ा होगा ना, वो कीड़ा उसको रेजिस्टेंट हो जाएगा, कीड़ा मरेगा नहीं उससे। आप जितना भी स्प्रे कर लो वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चीज में कहीं ना कहीं जो आर्टिकल बताता है कि आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर आरएनए इंटरफेरेंस काफी मदद कर सकता है। तो यहां में बताया गया कि आरएनए इंटरफेरेंस, ये जहां पे हम लोग इसको जीन साइलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए मदद कर सकता है इन ब्रिंगिंग दैट एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, जहां पे हम लोग एक आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड
हम लोग अगर प्रोटीन्स या फिर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी फायदा मिल सकता है। दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी एंड्रयू फायर ने। एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो ने, इनको 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने रिसेंटली बात भी की थी इस साल के नोबेल प्राइजेस के बारे में। इस साल का नोबेल जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दैट इज ऑल्सो ऑन द माइक्रो आरएनए इटसेल्फ। तो माइक्रो आरएनए को भी हम लोग एक तरह का आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कह ही सकते हैं ना। इस बार का किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और रुवकुन को मिला। हम लोगों ने बात किया था माइक्रो आरएनए के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ माइक्रो आरएनए इज ऑल्सो काइंड ऑफ जीन साइलेंसिंग टेक्निक जो हम लोगों ने समझा। तो यहां पे आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो हमें आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करने में जरूर मदद करेगा। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है? देखिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी है आरएनए टेक्नोलॉजी, इट्स अ टाइप ऑफ जीन साइलेंसिंग। नोट करना है, जीन साइलेंसिंग। अब जीन साइलेंस मतलब जो जीन एक्सप्रेस करेगा। अब जब भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो अगर वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उससे जो भी इंपैक्ट हो रहा है तो उसी का हम लोग अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस यूज कर रहे हैं टू फिनिश ऑफ द इंसेक्ट। तो जीन साइलेंसिंग टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हम लोग उसको ह्यूमन डिसीजेस को एंड करने में, दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज को एंड करने में, साथ ही साथ इवन हम लोग एग्रीकल्चर में भी इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो इट हैज गॉट ग्रेट पोटेंशियल जहां पे हम लोग अगर एक जीन को साइलेंस कर पाएंगे तो उससे कई सारे फायदे हम लोग निकाल सकते हैं, यही बताता है। अब यहां पे जीन कब साइलेंस किया जा सकता है, अगर आप ध्यान रखो, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। देखो, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होना है सबसे पहले तो जीन एक्टिवेट होना है। अब जीन कैसे एक्टिवेट होगा? ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है आपका डीएनए। तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए अभी जीन को एक्सप्रेस करवाना है ना। तो अगर जीन एक्सप्रेस होना है तो जीन एक्टिवेट होना है। तो जैसे ही जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए ट्रांसक्राइब हो जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फॉलो होगा। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि डीएनए आरएनए में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आरएनए जाकर, जो भी वो जीन है उस जीन से जब आरएनए बनेगा वो आरएनए जाकर उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाना है ना। तो जीन अगर एक्टिवेट हो गया उसके बाद डीएनए आरएनए बनेगा। अब इस आरएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। तो ये आरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा साइटोप्लाज्म में। तो उससे पहले एडिटिंग हो जाएगी, जो भी एक्सेस जीन के पार्ट्स हैं वो एडिटिंग हो जाएगी, और जो जीन है वो अब न्यूक्लियस से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में जब जाएगा तो राइबोसोम से मिलेगा। तो जब राइबोसोम से मिलेगा, राइबोसोम इस जीन का जो कोड होगा तो उस कोड को धीरे धीरे ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेशन मतलब क्या है? कि आपका जो आरएनए है वो प्रोटीन में परिवर्तित होगा, यानी कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अनुसार आपका राइबोसोम अमीनो एसिड्स को जोड़ता जाएगा, और अमीनो एसिड को जैसे जोड़ता जाएगा तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर और अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसी तरह से आपका जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जीन अगर साइलेंस आपको करना है तो कब करोगे? देखो, या तो जीन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आप साइलेंस कर सकते हो, या फिर जीन ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड साइलेंस भी हम लोग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बेस्ड साइलेंस भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ये जीन साइलेंसिंग हम लोग कैसे करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी करेंगे। तो अगर थियोरेटिकली अगर हम लोग बात करें, अगर मुझे पता है कि आपका जो आरएनए है, यानी कि ये जो आरएनए यहां से निकला, अगर मुझे इस आरएनए का सीक्वेंस पता चला तो थियोरेटिकली आई कैन साइलेंस इट। नो, कैसे? कि बस भाई उस सीक्वेंस को या फिर उस कोड को ट्रांसक्राइब होने मत दो, या फिर उस सीक्वेंस को रादर आई वुड से ट्रांसलेट होने मत दो, राइबोसोम उसको ट्रांसलेट ना करे। तो कैसे करेंगे? इस सीक्वेंस के साथ कुछ और जोड़ देंगे, है ना। इस सीक्वेंस के साथ कुछ और जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो अगर आरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया तो राइबोसोम उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। राइबोसोम देखेगा अरे ये कोड तो मुझे पता ही नहीं है, तो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा। बहुत ही सिंपल टर्म से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो आई कैन साइलेंस इट हियर और हियर एज वेल। अगर मुझे वो कोड पता है तो आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ चुकी है, जैसे कि मैंने बताया आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक्स क्या है। देखिए, एक टेक्निक है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए मतलब या तो इस समय पे या तो इस समय पे जो आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है तो उस आरएनए को जाकर एक दूसरा आरएनए इंटरफेयर कर देगा। जैसे ही इंटरफेयर कर देगा तो राइबोसोम उस सीक्वेंस, उस कोड को पहचान ही नहीं पाएगा। दैट इज वन ऑफ द मेथड्स।
जहाँ पे हम लोग अलग अलग एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके डाइसर एंजाइम है, डाइसर एंजाइम का इस्तेमाल करके वहाँ पे शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि आरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने जो जो नोबेल प्राइज की डिस्कशन की थी, माइक्रो आरएनए भी एक टेक्निक है ना। माइक्रो आरएनए से भी हम लोग, मैंने कहूँगा जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो आरएनए टेक्निक कैन बी यूज्ड इन डिले इन दैट एक्सप्रेशन ऑल्सो। या तो पूरा सप्रेस भी कर सकते हो, या फिर माइक्रो आरएनए का इस्तेमाल करके किस समय पे वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा ये भी हम लोग कर सकते हैं। वही तो वर्सेटैलिटी है माइक्रो आरएनए की, है ना। यानी कि आई कैन एक्सप्रेस द जीन इन अ मोर एनहांस्ड वे, और आई कैन इवन सप्रेस द जीन। दोनों चीज कर सकते हैं माइक्रो आरएनए से, पॉसिबल है। इसके अलावा डीएनए बेस्ड इंटरफेरेंस भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और क्रिस्पर तो आप जानते ही होंगे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, राइट, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक रिपीट्स जो है, तो क्रिस्पर cas9 इस्तेमाल करके भी हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर रिसर्च जरूर चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी किन किन चीजों में इस्तेमाल की जा सकती है, प्लांट जेनेटिक्स एग्रीकल्चर में तो इस्तेमाल होगी, उसका एग्जाम्पल हम लोग अभी बात कर रहे हैं। आरएनए इंटरफेरेंस थेराप्यूटिक्स यानी कि ट्रीटमेंट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर थेरेपी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स में यानी कि प्रॉपर जीन के फंक्शन को समझने के लिए, जैसे ही फंक्शनल जीनोमिक्स में अंडरस्टैंड हो जाएगी, तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको पता चल गया उस जीन का फंक्शन क्या है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डेवलप अदर काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन दैट यू वांट, है ना। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया, एमर्जिंग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक्स में एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जहां जो यूएस मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, स्मार्ट स्टैक्स प्रो। अब जो स्मार्ट स्टैक्स प्रो है ना, अब आप जानते तो हो कि हम लोग ऑलरेडी, आई वुडंट से आरएनए इंटरफेरेंस से, लेकिन दूसरे जो हमारे वायरल वेक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसको भी वेक्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वायरस को भी वेक्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी मदद से हम लोगों ने ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस अगर किया तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही हुआ ना। तो स्मार्ट स्टैक्स प्रो एक तरह का कॉर्न वेराइटी है, जो यूएस मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है 2022 से, जहां पे उसको इंजीनियर किया गया था। इट वाज इंजीनियर टू प्रोड्यूस डीएस आरएनए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंडोजेनसली प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस होगा, ये इंटरफेयर करेगा, मतलब ये जो डीएस आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो अभी जो होगा, ये डिसरप्ट करेगा एक जीन को। किस जीन को? DVSNF7। नोट करने का जरूरत नहीं, बट आपको बस समझना है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज है, जहां पे ये जो जीन है, ये जीन इट हेल्प्स टू मूव प्रोटीन्स अक्रॉस द वर्म। तो वर्म के मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन मूव करने में मदद करता था। लेकिन ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ ना। कुछ कुछ कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे इंडिया में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि जेएम क्रॉप्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कॉर्न है, एडिबल आइटम है, यस और नो। यूएस में तो आ चुके हैं, बट क्योंकि इस तरह के डिबेट चल रहे, तो यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड, आई वुडंट से मॉडिफाइड, जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड समझ लो, है ना। जैसे सिंथेटिक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, सिंथेटिक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। अगर इसको हम पेस्टिसाइड करके इस्तेमाल करेंगे तो ये एक साइलेंसिंग अप्रोच ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जो सिंथेटिक, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको जैसे अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि एक ऑब्जर्वेशन हुई नेमाटोड सी एलिगेंस में, जहां पे ये डीएस आरएनए अगर वो स्पेसिफिकली वो टेकअप करेगा तो उसके बॉडी के अंदर एक जीन साइलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि वो इंसेक्ट तो गया, है ना। तो इस तरह की भी टेक्निक आ चुकी है, यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बट आई वुड से जेनेटिकली डेवलप्ड या फिर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड डेवलप्ड सिंथेटिक आरएनए बेस्ड पेस्टिसाइड्स, जिसको स्प्रे करेंगे और अगर कीड़े ने उस डीएस आरएनए को उस इंसेक्ट के बॉडी के अंदर वो चला गया, तो उसका एक जीन सप्रेस हो जाएगा, और क्योंकि जीन सप्रेस होगा, मर जाएगा। समझ गया आइडिया, बेसिक आइडिया, ठीक है। नो, देयर इज नो नीड टू गेट इनटू दिस कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स एटसेट्रा, बट आई होप कि आपको आइडिया आ चुकी है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू में बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मेडटेक मित्रा के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने करंट अफेयर्स में इसको जरूर पढ़ा होगा।
मेडटेक मित्रा तो आई वुड से ऑलमोस्ट पिछले साल से डिस्कशन में है, ठीक है। मेडटेक मित्रा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक लास्ट ईयर एंड में, शायद नवंबर दिसंबर एंड में, इट वाज अ प्लेटफॉर्म और अ पोर्टल विच वाज स्टार्टेड। तो मेडटेक मित्रा एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ब्रेक थ्रू करके बताएगा, तो हमको इसको जानने की जरूरत है। इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। द रिसेंटली लॉन्च्ड मेडटेक मित्रा इज, डबल इज आगे, इसको एक हटा दो, is not only a facilitation cell but a movement designed to nurture, guide and amplify the voices of innovators working in the medical technology sector। elucidate करना है 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए काफी अच्छा आपको फॉर्डर मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले सर ये मेडटेक मित्रा है क्या, मुझे बताइए। देखा, मेडटेक मित्रा एक पार्टिसिपेटरी इनिशिएटिव, मैं कहूंगा ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, समझ लो एक तरह का पोर्टल है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, पार्टिसिपेटरी पोर्टल है। सर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। नीति आयोग, इट्स अ कोलैबोरेटिव अलायंस ऑफ नीति आयोग 1, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएस-सीओ, इन तीनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं कहूंगा एक फैसिलिटेशन सेल बनाया है, जहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स है इस चीज के। बट इसको केवल एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म या फिर एक पोर्टल हम लोग नहीं कह सकते, इट कैन बी कॉल्ड एज अ मूवमेंट। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग कोलैबोरेशन लाना चाहते हैं। जो भी मेडटेक, अब मेडटेक क्या होता है? मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व है? मेडिकल टेक्नोलॉजी में समझ लो ब्लड टेस्टिंग हो गया, आपका एक्सरे हो गया, आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, आपके दूसरे बहुत सारे टेस्टिंग, यानी कि आप इंजीनियर्स को, यानी कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर है, इंजीनियर्स को, क्लिनिशियंस को, डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आपने ला दिया, ताकि मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस है, जो भी प्रोसेसेस है, उसके अंदर एक एफिशिएंसी आ जाए और हमारे देश में और भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले, इनोवेटिव डिवाइसेस निकले, इनोवेटिव मेडिकल इंटरवेंशंस आ जाए, मैं कहूंगा, ठीक है। अब सर ये मेडटेक मित्रा क्या है? जैसे कि मैंने बताया, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग सभी को साथ में ला रहे हैं, सभी को साथ में ला रहे हैं। किस किस को साथ में ला रहे हैं? वी आर ब्रिंगिंग मेनी प्लेयर्स, वी आर ब्रिंगिंग डिफरेंट, वी आर ब्रिंगिंग दी डायग्नोस्टिशियंस, वी आर ब्रिंगिंग द क्लिनिशियंस, वी आर ब्रिंगिंग द डॉक्टर्स, वी आर ब्रिंगिंग इंजीनियर्स, वी आर ब्रिंगिंग दी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मेडिकल टेक सेक्टर। मेडटेक सेक्टर में सभी को साथ में ला रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे देश में इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सकती है, नए मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी जुड़े हुए डिवाइसेस की, नए डायग्नोस्टिक टूल्स की। तो हमारे देश में R&D को भी प्रमोट हो सकता है। जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो भी मेडटेक प्लेटफॉर्म जो है उसकी मदद ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा तो पार्टनरशिप तो हो ही जाएगी, इट विल फॉस्टर पार्टनरशिप बिटवीन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस। और अगर हम लोग देखें मेडटेक मित्रा और जो दूसरे हमारे स्कीम्स आए हुए हैं, जैसे कुछ महीनों पहले मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई, हमारे देश की नई मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई, हमारी PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। तो अगर इन सबको हम लोग मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई PLI स्कीम है तो जोड़े, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये गेम चेंजर बन सकता है। और मेडटेक मित्रा में, जैसे कि मैंने बताया, ये केवल ऐसे कोई पोर्टल नहीं है कि यार वहां पे जाके लॉग इन कर लो और अपना डिटेल वगैरह डाल दो। तो इट हैज गॉट डिफरेंट थीम्स। जैसे इसके जो पिलर्स हैं, अगर आप देखो, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट में भी मदद करेगा, नई पॉलिसीज डेवलप करने में भी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारी एक मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई, तो आगे वाली जो पॉलिसीज आएंगी उसमें भी ये मदद करेगा। की फैसिलिटेटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आईसीएमआर इन्वॉल्व है, तो आईसीएमआर विल बी अ की फैसिलिटेटर इन मेडिकल रिसर्च इन आवर कंट्री। इसके अलावा रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि नीति आयोग भी इन्वॉल्व है, आईसीएमआर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देश की, जैसे मेडटेक से जुड़ा हुआ या फिर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए रेगुलेशन जो होगी, उसके अंदर एफिशिएंसी आ सकती है। और पूरा का पूरा जो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वी हैव नीति स्ट्रेटेजी के लिए, वी हैव आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च के लिए, एंड वी हैव सीडीएस-सीओ ऑल्सो, है ना। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होंगे, उनको जल्दी से अनुमति मिल जाएगी। जो भी असेसमेंट होगा ना क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो उसके अंदर भी आपकी काफी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर आ सकता है। अगेन दीज आर अर्ली डेज स्टिल, क्योंकि प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, पोर्टल लॉन्च हुआ है, प्लेटफॉर्म हैज कम, लेट्स सी हाउ इट विल पैन आउट। तो अगर इसके ऊपर कुछ असेसमेंट या फिर मैं कहूँगा
किस तरह का इसका रेस्पॉन्स रहा है, अगर इसके ऊपर कोई आर्टिकल आए, कोई स्टडी आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ. बट डू मेक अ नोट ऑफ मेडटेक मित्रा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कनेक्टेड टू हेल्थ सेक्टर. ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पे, स्लो कार्ब्स. अब नाम से ही पता चलता है स्लो कार्ब्स ना. ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें ना सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बट जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं ना, जो मतलब जिम एंथुजियास्ट, वर्कआउट एंथुजियास्ट, एक्सरसाइज एंथुजियास्ट जो होंगे, तो उनको ये काफी मदद करेगा. स्लो कार्ब्स द सीक्रेट टू सस्टेनेबल एनर्जी एंड हेल्थ. ठीक है, ये स्लो कार्ब्स होते क्या है, अब नाम से ही पता चलता है स्लो कार्ब्स. कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, वी कंज्यूम प्रोटीन, वी कंज्यूम फैट. सारी चीजें मॉडरेशन में आपको कंज्यूम करनी है. ऑफ कोर्स जब आप कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्यों कंज्यूम करते हैं, क्विक एनर्जी के लिए हम लोग कंज्यूम करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले वो ब्रेक डाउन तो हो ही जाएगा. यू डू अंडरस्टैंड, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन वेरी क्विकली. लेकिन यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे, एक फास्ट कार्ब्स, दूसरे स्लो कार्ब्स. अब फास्ट कार्ब मतलब जो फास्ट डाइजेस्ट हो जाएंगे और जल्दी से आपको एनर्जी दे देंगे. स्लो कार्बोहाइड्रेट्स वो है जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे. और ये आर्टिकल बताता है कि स्लो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो हमारी काफी मदद कर सकते हैं इन अ सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. अब आप जानते हो कि हम लोग समझ लो अगर फास्ट कार्ब्स खा लेंगे. अब फास्ट कार्ब्स होते क्या है, देखो फास्ट कार्ब्स क्या है यार, अब फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि चीनी खा लो, शुगर खा लो, मिठाई खा लो, बर्गर खा लो, आप ये जो फास्ट फूड है ना वो खा लो. दोज आर योर फास्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जल्दी से आपके पेट में वो हजम हो जाएगा, आपको फिर लगेगा कि मुझे भूख लगेगा और फिर खाना ठूसते रहेंगे हम लोग. इससे क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी ना. इंडिया में हम लोग जब भी मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन दोनों तरह की है. एक तो भैया ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, दूसरा है आपका अंडर न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है. दोनों प्रॉब्लम चलती है. तो हमारे लिए भी वो डेवलप कंट्री की दिक्कतें हो रही है कि इधर वाले लोग भी मिलेंगे आपको, इधर वाले लोग भी मिलेंगे. जैसे ओबीस पीपल ऑल्सो एंड अंडरवेट पीपल और स्टंटेड पीपल ऑल्सो वी गेट. तो ओबीस पीपल का प्रॉब्लम ये, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, जैसे ही खा लेंगे हजम हो जाएगा, फिर खाना चाहिए. तो सो यू टेंड टू ईट मोर. इससे होगा क्या, इससे आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है. तो फास्ट कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाओगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी हाई हो जाएगा. एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी हाई हो जाएगा और फास्ट डाइजेस्ट हो गया, इससे आपको जल्दी भूख भी लगी, तो यू टेंड टू कंज्यूम मोर एंड मोर, विच इज मोर कैटास्ट्रोफिक. तो इसीलिए कहते हैं कि स्लो कार्ब्स खाओ. अब सवाल उठता है, सर स्लो कार्ब्स खाएंगे तो कहां मिलेंगे. देखो स्लो कार्ब्स कहां मिलते हैं, स्लो कार्ब्स होल ग्रेन्स में मिलते हैं, यानी कि ओट, बार्ली, किनुआ वगैरह. लेग्यूम्स का, यानी कि आपकी जो दाल है ना, दाल खाओ ना, चने की दाल खाओ, हैव लेंटिल्स, हैव चिकपी एटसेट्रा. वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो आप, होल ग्रेन के ब्रेड होते हैं ना, होल ग्रेन का जो ब्रेड है वो लो. साथ ही साथ आपकी जो नट्स है, सीड्स है ना, काजू, बादाम एटसेट्रा, यू डू फाइंड इन दैट आल्सो आलमंड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें आपको स्लो कार्ब्स मिलेंगे. अब स्लो कार्ब्स का फायदा क्या है, स्लो कार्ब्स एक तो इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ फुलनेस. जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा पेट फुल है, क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. लेकिन उसका फायदा बहुत है ना. जैसे फायदा क्या है, एक तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन होगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल प्रॉपर मेंटेन होगा, आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी मेंटेन होगी, वेट मैनेजमेंट तो मदद करेगा ही करेगा. और अननेसेसरी अगर खाना नहीं ठूसोगे पार्डन मी फॉर यूजिंग क्रूड लैंग्वेज, बट जब भी ऐसे आर्टिकल आते तो थोड़ा फन में पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं. तो अननेसेसरी व्हेन यू हैव टू मच ऑफ फूड, टू मच कंजम्पशन, देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल गो बैड. अगर स्लो कार्ब्स खाओगे तो डाइजेशन में काफी मदद मिलेगी. साथ ही साथ इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ फुलनेस, और आपकी ग्लूकोज स्पाइक ऐसे नहीं होगी, है ना, सडन ग्लूकोज स्पाइक आपकी नहीं होगी. अब सवाल उठता है, सर ये जो फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, स्लो कार्बोहाइड्रेट्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब काम कैसे करते हैं. देखो आपके जो फास्ट कार्ब्स होते हैं, जो भी आप, जैसे आप इमीडिएट शुगर खा लो, मिठाई खा लो, है ना, जो फास्ट फूड वगैरह खा लो, तो आप जानते हो कि आपका स्टमक है ना, स्टमक के जस्ट नीचे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके तीन भाग है. यू हैव योर डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम. तो जो आपका
फास्ट कार्ब होता ना वो आपके पेट में और आपके डुओडेनम में वगैरह जल्दी से हजम हो जाएगा और जल्दी से अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्पाइक हो जाएगा क्विकली, और इससे होता क्या है, जल्दी हजम हो गया तो आपको लगेगा फिर मैं और खा लूंगा, मुझे और भूख लगी है। लेकिन स्लो कार्ब्स का फायदा क्या है, स्लो कार्ब्स का फायदा है कि स्लो कार्ब्स आर एब्जॉर्ब्ड इन योर इलियम, जो नीचे वाला पार्ट यानी कि पेट के बाद डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम मतलब जस्ट अबव दी योर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ तो है इलियम। तो इलियम के अंदर जो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको फीलिंग देते हैं कि यार हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्लो कार्बोहाइड्रेट्स दे ब्रेक डाउन और दे एक्टिवेट दी एल सेल्स इन दी इलियम, और जैसे ही ये इलियम के अंदर एल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे ये दो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे, एक है GLP-1 और दूसरा है PYY। ये दो एंजाइम्स हो जाएंगे, एक होगा ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड और दूसरा है पेप्टाइड टायरोसिन टायरोसिन, इट्स कॉल्ड पेप्टाइड टायरोसिन टायरोसिन। तो ये क्या करते हैं, ये इलियल ब्रेक में मदद करते हैं, और साथ ही साथ जैसे ही ये एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये एक तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। मैं कहूंगा दे प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स जो आपका जो गट ब्रेन का जो कनेक्ट है, गट ब्रेन एक्सिस इंड्यूसिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे होगा क्या कि आपके गट को लगेगा कि यार मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे खाने की जरूरत नहीं, और दिमाग को भी यही लग रहा है कि यार पेट तो फुल ही लग रहा है तो खाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, धीरे 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 कार्बोहाइड्रेट्स अब्सॉर्ब होते जाएंगे और आपको लग रहा है आई एम फीलिंग फुल। दैट वे स्लो कार्बोहाइड्रेट्स वर्क। ठीक है, ध्यान रखना है द एक्टिविटी ऑफ स्लो कार्ब्स इट इज इन इलियम। इलियम में जब एल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्लो कार्ब्स, जहां पे GLP-1 और PYY प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड दे एक्टिवेट योर गट ब्रेन एक्सिस, जिससे कि रेगुलेट करोगे, यू हैव अ फीलिंग ऑफ सेटाइटी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत देर फुल है यार, मतलब एक टाइम खाना खा लिया तो सही लग रहा है करके से। ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया। क्लियर? सो डू ट्राई टू फोकस ऑन द स्लो कार्ब्स। आज से ही अपने डाइट में स्लो कार्ब्स को डालें, है ना। तो आलमंड्स, आपके जो अलग अलग नट्स होते हैं, आलमंड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड वगैरह, दे डू हेल्प। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। आई थिंक इट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ। ठीक है, ऑलराइट, राइट। चलिए इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कलर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल कलर के बारे में, नेचर्स रेनबो नेचुरल फूड कलरेंट्स फॉर हेल्दी डाइट। अब ये जो आर्टिकल है, मैं आपको इसका पहले कंक्लूजन बता देता हूं, है ना, पहले सीधे से कंक्लूजन बताता हूं। अब कंक्लूजन है क्या कि ये आर्टिकल हमें बता रहा है कि हम लोग नेचुरल कलरेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जानते हो जब भी आप खाना खाते हो बाहर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यार होटल में यार वो जो पनीर बटर मसाला बना है यार बड़ा लाल लाल सा होता है, ऐसा क्यों है? जब मैं घर पे बनाता हूँ थोड़ा फीका फीका सा कलर आ जाता है। या फिर जैसे होटल में आपने कोई करी खा ली, तो वो करी में आप देखोगे यार एकदम उसको देखकर ऐसे मुंह में पानी आएगा। क्यों? उसका रंग ही ऐसा था। क्यों? क्योंकि शायद उसके अंदर कलरेंट डाला गया होगा। या फिर जो होटल में आपने पालक पनीर खाया, उस पालक पनीर में देखा यार ये तो बड़ा ही ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है यार, लेकिन जब घर पे बनाया थोड़ा फीका ग्रीन बना है, ऐसे क्यों बना? तो आपने देखा होगा कि कई बार फूड के अंदर सिंथेटिक कलरेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, कि कलर यानी कि केमिकल बेस्ड कलर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जानते हो कि केमिकल बेस्ड कलर्स का दिक्कत क्या होता है। इन द लॉन्ग रन दे विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपके हेल्थ के ऊपर वो प्रॉब्लम करेंगे। कई बार इन द लॉन्ग रन दे कैन बी कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर इंड्यूसिंग हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस खाने में कलर डाला गया है, जो कलरिंग एजेंट्स डाले गए, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको घर पे बताया होगा, बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा, है ना। तो ये आर्टिकल बताता है कि नेचुरल फूड कलरेंट्स अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट माइट लीड टू अ मोर हेल्दी डाइट। और सर ये नेचुरल कलरेंट्स क्या है? मेरे खाने में जो नेचुरल यानी कि जो नेचर से आई हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो भी आपके प्लांट्स हो गए, आपके कुछ सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, या फिर इवन मैं कहूँगा इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गुड बैक्टीरिया या फिर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन हेल्प मी इन कलरिंग, है ना। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में बताता है। जैसे सबसे पहली चीज, नेचुरल कलर्स दैट वी कैन फाइंड, एंथोसाइनिन, ध्यान रखना है एंथोसाइनिन, द नेम ऑफ द कलर इज एंथोसाइनिन, कलरिंग एजेंट। इट्स कलर इज रेड, ब्लू और पर्पल।
सिमिलरली बेटालेन, अब बेटालेन से बदला, बेटालेन बीटरूट में होता है ना, बीटरूट में वो खून का कलर जो आता है ना बीटरूट से, पिंक और रेडिश। क्लोरोफिल तो आपको पता ही, क्लोरोफिल से तो हरा कलर आ ही जाएगा, तो इसीलिए नेचुरल हरी हरी सब्जी अगर इस्तेमाल करोगे तो हरा आपका हरी सब्जी बन जाएगी ना। जैसे पालक पनीर की मैंने बात की, तो कलर ऐड करने की क्यों जरूरत है, हरी सब्जी ऐड करो और ग्रीन बन जाएगा ना। तो कैरोटेनॉइड्स, कैरोट का कलर है कैरोटेनॉइड, जो ऑरेंजिश कलर निकलता है ना। क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन तो आपने ये जरूर सुना होगा, टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन होता है, टर्मरिक में तो करक्यूमिन विल हेल्प अ लॉट, इट्स गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली, राइट, येलो कलर। इट ऑल्सो एक्ट्स एज इम्यून सिस्टम एनहांसर। इसके अलावा यू हैव कार्बनिक एसिड, ये लाख में मिलता है आपको, कार्बनिक एसिड जो कॉकनील इंसेक्ट होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, रेडिश कलर का लाख, लाख डाई भी होता है, लाख इंसेक्ट रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग कई बार जैसे इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया एंथोसाइनिन का सोर्स क्या होगा, एंथोसाइनिन का कलर क्या है, रेड पर्पल ब्लू, तो एंथो जो आपकी ग्रेप्स है तो ग्रेप से कलर आ जाएगा, रेडिश कलर आ जाएगा। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी से कलर आ सकता है। आपकी दूसरी जो सब्जी है जैसे कि पर्पल कैबेज है तो पर्पल कैबेज से निकल आएगा ना। तो एंथोसाइनिन के बहुत सारे सोर्स है, यू कैन यूज दिस। सिमिलरली यू हैव सोर्सेस ऑफ बेटालेन। अब बेटालेन मतलब रेड या फिर पिंकिश कलर आपको देगा। सबसे अच्छा है बीटरूट, कहाँ गया बीटरूट, यहाँ पे है बीटरूट आपका, तो बीटरूट से रेड कलर आपका देगा। जो ड्रैगन फ्रूट के ऊपर वाला जो लेयर होता है दैट ऑल्सो गिव्स यू दी रेडिश कलर, दी रेडिश ब्लूबेरीज और दी रेड बेरीज दैट विल ऑल्सो गिव यू रेड कलर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेड कलर दे सकती है, एडिबल होनी चाहिए, ध्यान रखना है ये भी। इसके अलावा क्लोरोफिल का तो मुझे एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे सोर्सेस है क्लोरोफिल, जो भी हरी सब्जियां लो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल इज एन एजेंट एज वेल, कलरिंग एजेंट ही तो है वो, है ना। इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स के सोर्सेस है, जो भी आपको ऑरेंजिश चीज मिलेगी ना, जैसे कि आपका गाजर हो गया, एक तो गाजर है ही, गाजर है आपका, पपाया है आपका, गाजर पपाया के अलावा आपका जो तरबूज का भाई जो है ना, इवन तरबूज, यहाँ पे रेड में तरबूज है क्या कहीं पे, इन्होंने तरबूज डाला नहीं बट रेड कलर फ्रॉम तरबूज ऑल्सो, यू नो। जैसे खरबूजा, खरबूजा जो होता है ना, खरबूजा विल गिव इज देयर खरबूजा है सम, आई थिंक खरबूजा इज दिस। टमाटर में आपको मिलेगा कैरोटीनॉइड्स, रेड कलर आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप रेड कलर्ड चीजें आपकी कुकिंग में आप बना सकते हो, है ना, रेड फ्लेवर ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कलर्स आपको मिलेंगे जो इंसेक्ट से भी मिलते हैं। नेचुरली आ गया ना, ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल आपने बनाया है, कोई केमिकल नहीं डाल रहे हो, लेकिन जैसे लाख लाख जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, लाख डाई जो होता है, तो जो आपकी कॉकनियल इंसेक्ट्स होते हैं तो इस तरह की रेड लाख छोड़ते हैं, ठीक है, रेड लाख। तो लाख इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अपेरेंटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ध्यान रखना है। इट इज सीक्रेटेड बाय एन इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉकनियल इंसेक्ट, तो इंसेक्ट से लाख मिलती है ना। इसके अलावा कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें कलर्स देते हैं, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें कलर्स देते हैं। जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या फिर दूसरे मरीन algae हो गए, दे गिव अस कलर्स, राइट, दे गिव अस कलरिंग एजेंट्स, दे हेल्प अस इन दैट कलर्स, क्योंकि उनके अंदर भी आपको अलग अलग पिगमेंट्स मिलेंगे, कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे, मेलानिन मिलेगा, क्विनीन्स मिलेंगे, तो अलग अलग पिगमेंट्स मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल हो गया आपका जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोबिलीप्रोटीन्स कहते हैं। फाइकोबिलीप्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, प्रिडोमिनेंटली ब्लू कलर में आपको मिलेगा फाइकोबिलीप्रोटीन्स। यू कैन फाइंड इट इन ब्लू कलर, यू कैन इवन फाइंड इट इन रेड कलर, जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन इज रेड कलर, फाइकोबिलीप्रोटीन्स प्रिडोमिनेटली ब्लू कलर के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया से, कुछ algae से मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है। अगर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एडिबल एजेंट या फिर एज एन एडिटिव, इट कैन बी यूज, मे बी यूज, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ फंगाई है, जैसे प्रिडोमिनेंटली जो मोनास्कस स्पीशीज के फंगस आते हैं, फंगाई, दोज फंगाई दे गिव यू कलर, दे ऑल्सो गिव यू डिफरेंट कलर्स। मोनास्कस स्पीशीज के जो फंगाई है दे गिव यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, दे गिव यू रेड कलर, ब्लू कलर। प्रिडोमिनेंटली जो मोनास्कस पिगमेंट्स है उसमें हमारे एशियन कंट्रीज में जो रेड राइस मिलता है ना, कभी आपने देखा रेड राइस, नॉट वेरी प्रिडोमिनेंट इन इंडिया बट इन मेनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, रेड यीस्ट राइस करके इस्तेमाल करते हैं। रेड यीस्ट राइस, इट्स रेड इन कलर, वाई, बिकॉज ऑफ द मोनास्कस स्पीशीज ऑफ फंगस विच गिव्स यू दैट पर्टिकुलर कलर। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल का जो कंक्लूजन है वो यही है कि नेचर का खुद का रेनबो है, यानी कि नेचर ने ही ऐसी ऐसी चीजें हमें दी हैं जो कलरिंग एजेंट दिए हुए। जैसे आप देख सकते हो ना
कि सर पुराने ज़माने में हम लोग बात करते हैं ना, जैसे भीमबेटका की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की जब आप बात करोगे तो यू नो अबाउट भीमबेटका ना। भीमबेटका में आपको केव पेंटिंग मिलेंगे। तो आप सोच रहे हो सर केव पेंटिंग उस जमाने में उन लोगों को पेंट कहाँ से मिला? अरे पेंट तो है ही ना, पूरे आपके नेचर में ही तो पेंट है ना। हरा पेंट कहाँ से मिलेगा? अरे पत्तों से हरा पेंट मिलेगा, है ना। पीला पेंट कहाँ से मिलेगा? पीले पत्तों से मिलेगा। कोई और पेंट कहाँ से मिलेगा? वहीं से तो मिलेगा ना। तो कलरिंग एजेंट आपको नेचर में ही मिलेंगे ना। नेचर हैज इट्स ओन कलरिंग एजेंट्स, इजंट इट? तो ये आर्टिकल वही कहता है कि आपके फूड में भी ट्राई टू अवॉइड दोज सिंथेटिक एजेंट्स। बट अब आप सोच रहे होंगे, एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, सर अगर आपने इतना अच्छा मतलब आपने बैट कर दिया कि हम लोग नेचर के ही कलरिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते, तो सर मार्केट में क्यों नहीं आते हैं? इसका एक रीजन है। जैसे अब मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, मोस्ट ऑफ द कलर्स दैट वी टॉक अबाउट, दे आर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस। इमेजिन करो एक प्रोटीन है ना, लेकिन जैसे हम कुक करेंगे ना तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। इट डज नॉट सस्टेन दैट हीट। अगर उसको हीट दे देना तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा और उसका कलर फेड हो जाएगा, कलर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कलरिंग एजेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। बट अगेन you do know the ill effects of synthetic chemicals etc as coloring agent which can lead to many problems, ठीक है। तो ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें in your coloring, food coloring etc as well, ठीक है। राइट, विद दैट दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बार का साइंस रिपोर्ट का जो लीड था ना, आई वुडंट से दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट वाज नॉट रेलेवेंट टू मच, क्योंकि there was a long history of science report which was told, which I think it's better to avoid itself. That's why इसलिए थोड़ा सा जल्दी डिस्कशन एंड हो गया, है ना। तो आई होप दैट यू फाउंड दिस डिस्कशन इंटरेस्टिंग। कई सारे सवाल थे, मोस्टली मैंने इस बार PYQ ही डाले थे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से किस तरह के सवाल आ सकते हैं ये भी मुझे आपको समझाना था, इसीलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले मैंने। कुछ मेंस के क्वेश्चन भी थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप यू विल बी अटेम्प्टिंग देन। एंड अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस इंस्टाग्राम ID @RahulSai222। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC का कंटेंट आप फॉलो करना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो ऑन माई चैनल RahulSai222_UPSC, जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं वो टेकिंग बेनिफिट ऑफ द डेली MCQ एंड daily practice question. Apart from that, you can also reach out to me on this number, student specific, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। आप यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर October 2024 मंथ साइंस रिपोर्टर। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टिक टू दी शेड्यूल। अब जानते हो कि नवंबर आ गया है, नवंबर का आधा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो दिसंबर और दिसंबर से में हार्डली 6 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो शेड्यूल अगर आप शेड्यूल नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो रीओरिएंट करें शेड्यूल को, अपने प्लान को रीओरिएंट करें, बट ऑलवेज रिमेंबर स्टिकिंग टू योर शेड्यूल एंड प्रॉपरली फॉलो इट। विद दैट नोट, लेट मी एंड दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।